Hello friends, I'm Dinesh Panchal. You are watching Simply Described English channel. Today we are going to take the chapter of Vista's book, that is the third level. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है अपना विस्टास बुक का और काफ़ी थ्रिलिंग चैप्टर है ये। आप लोग मान के चलें कि अगर आप इसको एक रीडिंग के अंदर ही आप ये चाह रहे हो कि सर पूरा का पूरा चैप्टर हमको समझ में आ जाए, तो फिर ऐसा इतना आसान नहीं होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये एक इस तरीके का चैप्टर है जहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। इस चैप्टर को एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी जब इस चैप्टर के नोट्स बना रहा था तब मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि नोट्स में इसको पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सिर्फ आपको कुछ वर्ड्स के अंदर सम अप करना जो है वो इतना इजी हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करा है मैंने मेरी तरफ से पूरा। और मान के चलिए ये कंटेंट जो है वो आपके लिए बिल्कुल एडिक्वेट है, सफिशिएंट है आपके लिए। ये आसानी से आपका काम जो है वो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले द थर्ड लेवल जो है, इसके टाइटल को हमको समझना पड़ेगा कि ये थर्ड लेवल जो है वो क्या है। इस ऑथर जो हैं इस चैप्टर के, जैक फी ने बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो उन्होंने थ्रिलिंग पार्ट इसका डाला है और वो भी इसकी एंडिंग जो डाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैसेजफुल भी है। क्योंकि ये चैप्टर जब लिखा गया है तो ये टाइम जो है वो 1950 का टाइम है। पहली चीज़ आपको ये समझनी है, ठीक है। और आपको अगर पता हो तो अभी तक इतिहास में दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। पहला जो हुआ था 1914 से 1919 तक ये वॉर चला था, ठीक है। और सेकेंड जो है वो उसकी अप्रोक्सीमेट डेट जो है वो 1939 से ये आपका चला था 1945 तक। मतलब या 45 में आने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया दो बहुत ही भयंकर युद्धों से निकली थी, ठीक है। और जिसके अंदर कई सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा था। और स्पेशली आप ये कह सकते हो, आप अपने घर के अंदर भी बैठे हो तब भी आप सुरक्षित नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर हमला कहीं भी कभी भी हो सकता है। इस डर में आपको आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से जीनी थी और कहीं ना कहीं पर हमेशा इस बात की वरी रहती थी। आप इनसिक्योर फील करते थे चीज़ों को लेकर। तो ये कंडीशन जो है वो उस समय की थी। तो ये समझना है आपको सबसे पहले कि कोई भी ऑथर अगर किसी चैप्टर को लिखता है, किसी आर्टिकल को लिखता है, तो वो उस कंटेम्प्रेरी टाइम के अकॉर्डिंग लिखता है कि जब उसने लिखा था उस समय कंडीशन क्या थी, ठीक है। आप अगर उसको अभी से कंपेयर करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको उस जगह पे जाके, उस टाइम के अंदर जाके आपको सोचना पड़ेगा क्या वाकई में उस समय स्थितियाँ ऐसी थी, और उन चीज़ों को उस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर एंड द मैसेज ऑफ द चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ टू लेवल्स। देखो यहाँ पे क्या है, एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है और यहाँ पर क्या है, जैसे कि मानो ये इस तरीके का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती थी, कुछ लेवल्स होती थी। लाइक यहाँ पे वो एक लेवल हो गया और यहाँ से फिर वापस आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको सेकेंड लेवल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के दो लेवल है। अब मानो ये जो फर्स्ट पार्ट है न्यूयॉर्क का, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ पर क्या था, आपको ट्रेन मिलेंगी सब अर्बन, ठीक है। मतलब आप अगर सिटी से थोड़ा सा अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए भी आपको ट्रेन्स जो है वो यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर वापस सेकेंड लेवल पे आप जाओगे तो वहाँ पर और आप डिस्टेंट रिमोट एरियाज जो है वहाँ तक जा सकते हो। इस तरीके का पूरा सिस्टम था वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। और ये बात कही जा रही थी क्योंकि इन सारे अलग अलग जो इनके रेल रोड्स बने हुए थे वहाँ पर उनके जो प्रेसिडेंट्स थे, कुछ का नाम भी दे रखा है कि न्यूयॉर्क के, इसके बाद हेवन के प्रेसिडेंट, ये सारे प्रेसिडेंट इस बात को अपने टाइम टेबल के स्टैक के ऊपर रहकर एक स्वेयर कर सकते हैं, कसम खा सकते हैं इस बात की कि इस पर्टिकुलर जगह पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ दो लेवल है। यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। बट एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है यहाँ पे। चार्ली है अ 31 ईयर ओल्ड ड्वेलर ऑफ द सिटी। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर प्रोटैगनिस्ट है, चार्ली है, ये 31 ईयर्स के हैं और इनका ऐसा मानना है कि अबाउट बीइंग अबाउट देयर बीइंग थ्री, वो यूँ कहते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर एक फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, इस तरीके से तीन लेवल जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो किसी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियस था प्रैक्टिकल लाइफ में तो वहाँ पर सिर्फ कितने लेवल थे, टू लेवल थे। बट चार्ली जो है वो थ्री लेवल्स के होने की बात करता है वहाँ पे। नॉट ओनली डज ही बिलीव in the existence of this hypothetical third level but also claims to have been there। अब ये बात तो और है कि वो यूँ कह रहा है चलो ठीक है थ्री लेवल्स है, तो लोग कह भी सकते हैं ठीक है चलो ये इग्नोर करो इस बात को, इसने बोला है तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दैट देर आर ओनली टू लेवल्स, ठीक है। बट इतना कहने के बाद भी कि टू लेवल थ्री लेवल्स है वहाँ पर, फिर लोगों को ये बात क्लेम कर रहा है कि मैं जो है वो थर्ड लेवल के ऊपर
चाहकर भी आया हूँ, तो ये बात जो है वो लोगों को थोड़ी-सी समझ में नहीं आती। अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार 2 लेवल है और आप थर्ड लेवल पे कैसे जाते हो? क्योंकि ये उस समय काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप ये कह सकते हो, उस कंडीशन के अंदर, उस कंटेम्परेरी टाइम के अंदर चार्ली अपने आप को बहुत ज़्यादा वरीड फ़ील करता था, इनसिक्योर फ़ील करता था। ये क्योंकि उस समय का माहौल ही ऐसा बना हुआ था। चारों तरफ से वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो रखी थी। इंसान क्या करे, क्या ना करे, इनसिक्योर फ़ील करता था वो सारी चीज़ों को लेकर, ऐसा कुछ था। तो आप ये कह सकते हो, हमने गोइंग प्लेसेस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करा था कि एक लड़की है जो एडोलसेंट की एज के अंदर है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमेजिन करती है, डे ड्रीमिंग वाली बात थी, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे चार्ली के साथ भी होती है। वो कि प्रैक्टिकली वहाँ पे सिर्फ़ 2 लेवल थे और वो थर्ड लेवल होने की बात करता है, तो ये लोगों के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना इतना ईज़ी नहीं था, ठीक है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, चार्ली के मन में ये सवाल होता है, यार मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ, बहुत अच्छे से मैंने विज़िट करा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, ये इस तरीके के ख़्याल मेरे मन में एवं ही आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसने अपनी खुद की दिमागी हालत को चेक करना चाहा। उसके लिए क्या करता है, एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड होता है इसका, इसके पास जाता है, इसका नाम होता है सैम, ठीक है? ये सैम जो होता है वो एक साइकियाट्रिस्ट होता है, तो उसके पास ही जाता है कि अपने पहले दिमाग को चेक करवाए, वाक़ई में कहीं पागल तो नहीं हो गया ये, ठीक है? द साइकियाट्रिस्ट कॉल्स इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसको यूँ कहता है कि ये आपका ऐसा होता है, खुली आंखों से जब आप कोई सपना देखते हो और वो आपका पूरा हो जाए, क्या ये उस तरीके की बात है? मुझे नहीं लगता कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना है। एंड रेशनलाइजेस चार्लीज साइकोलॉजी बाय सेइंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़। और इसके बाद चार्ली क्या कहता है उसको, कि ऐसा है, हो सकता है तुम वहाँ पर कभी कुछ टाइम के लिए गए हो, क्योंकि आज की घड़ी में क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है हमारा वो पूरे तरीके से इनसिक्योर है, ठीक है? यहाँ पर एक फ़ियर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वरीज़ है बहुत सारी, एंड वॉर, इस तरीके की सिचुएशंस है, इनसिक्योर है आप, फ़ियर है, वरी है और वॉर है। तो इस रियलिटी से आप दूर भागने के लिए कभी-कभार ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हो, ठीक है? एंड एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप टू सम टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और हर कोई चाहता है कि वो एक टेम्परेरी रेफ्यूज़ करे इस रियलिटी से, ताकि कुछ दिन सुकून भरी ज़िंदगी जो है वो जी पाए। ये उसका कहना था सैम का। According to him, even hobbies like stamp collection is a manifestation of this escape, ठीक है? अब उनका यूँ कहना है, कभी-कभार लोगों की एक उस टाइम में हॉबी होती थी, कि आज भी कई लोग करते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें तो फिर स्टाम्प कलेक्शन का उनका हॉबी होता है, ठीक है? अलग-अलग टाइम पे स्टाम्प इश्यूज़ होते हैं जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, अलग-अलग उनकी रेट होती है, ₹5, ₹10, ₹100 तक के स्टाम्प होते हैं, उससे ज़्यादा के भी होते हैं। तो स्टाम्प जो है उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उनको एक तरीके से उनके लिए वो मेमोरीज़ क्रिएट हो जाती है कि उस टाइम का स्टाम्प था, हमने इसको एक तरीके से कलेक्ट करा था। ये हॉबी थी। और उनका यूँ कहना है, कई सारे लोग जो स्टाम्प कलेक्ट करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि वो रियलिटी से कुछ समय के लिए दूर हो पाए, ठीक है? तो ये बात जो है वो सेम यहाँ पर चार्ली को कहता है, ठीक है? लेकिन अब क्या होता है, उस समय जो चार्ली है वो उसको यूँ कहता है कि नहीं, आप ऐसी बात गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, रूजवेल्ट, उनकी भी हैबिट थी कि वो स्टाम्प कलेक्ट करते थे, ठीक है? तो क्या उनकी रियलिटी तो अच्छी है, वो तो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे, तो ऐसा क्यों होगा कि भाई वो जो है वो रियलिटी को छोड़ के अलग जगह पे जाना चाहे? इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडफ़ादर जो है वो भी स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे, तो उनके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तो वो भी तो आप ये कह सकते हो कि ये हॉबी रखते थे, तो फिर क्या वो भी रियलिटी से दूर भागना चाहते थे क्या? ये सवाल जो है वो चार्ली उनसे करता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, चार्ली सैम को पूरी कंडीशन बताता है कि वो कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है। द फास्ट ग्रोइंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट टाइम सीन्स टू बी मेज टू चार्ली। एक अभी अगर देखा जाए तो ये जो पूरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो बना हुआ है वो चार्ली को एक मेज़ की तरह लगता है। मेज़ क्या होता है, भूल भुलैया, ठीक है? जहाँ पे आप भटक जाते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जो हैं वो परमानेंटली होते रहते हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि कभी हो सकता है नए-नए कॉरिडोर्स वहाँ पे बन रहे थे, ठीक है? और इसके बाद कोई रास्ता यहाँ से निकल गया जो आपको कहीं और जगह जाके खड़ा कर देगा, फिर यहाँ से कोई और रास्ता लग गया। ऐसा यहाँ पे बता रखा है कि जो ट्रीज़ होता है उसकी जो रूट्स होती है ज़मीन में बहुत अलग-अलग जगह तक जाके वो फैल जाती है। तो उस तरीके से ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो भी डेवलप हो रहा है। ऐसा कहना था यहाँ पर चार्ली का, ठीक है? इसके बाद अपन देखते हैं, he had lost his way a couple of times earlier too while taking सबवेज। तो वो क्या करता था, कभी कभार जो सबवेज की ट्रेन्स लेने के लिए जाता था, तो क्या होता था, उसने बताया पहले भी ऐसे 2 इंसिडेंट मेरे पास हो चुके हैं कि मैं
जब वहाँ पर गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर, तो मैं रास्ता भूल गया था। वंस ही इंटर्ड द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, वो एक कॉरिडोर के अंदर जाता है और फिर वो कॉरिडोर के अंदर जाता जाता एक टनल से होते हुए वो सीधा कहाँ निकलता है, रूजवेल्ट होटल के अंदर निकलता है, जबकि उसको जाना कहीं और होता है, ठीक है। तो ये एक बार उसके साथ हुआ था। इसके बाद एक बार और वो कभी रास्ता भटक जाता है, तो फिर एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं पहले हो चुकी थी उसके साथ कि वो अपना रास्ता भटका था, ठीक है। बट दिस टाइम व्हेन ही लूजेस हिज वे, समथिंग यूनिक हैपन्स, ही विजिट्स द थर्ड लेवल। तो उसने यूँ कहा कि लेकिन इस बार मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी ऑफिस बिल्डिंग में नहीं गया हूँ, किसी होटल पे नहीं गया हूँ। यहाँ पर तो मैं बिल्कुल जहाँ पर सेकेंड 2 लेवल बनी हुई है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, मैं थर्ड लेवल पर ही चला गया, ठीक है। तो अब देखना क्या होता है। अब वो थर्ड लेवल के सीन को पूरे तरीके से डिस्क्राइब करता है चार्ली के सामने। चार्ली कीप्स वॉकिंग इन द क्वाइट कॉरिडोर था, उसी के अंदर वो बिल्कुल धीरे से चल रहा था। एंगलिंग लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये रास्ता है, ठीक है, आगे जाके इस तरीके से कि एंगल की फॉर्म में क्या होता है, लेफ्ट की ओर में मुड़ जाता है, ठीक है। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, स्लैंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता था, स्लोप होता था। जो कॉरिडोर होते थे यहाँ पे ऐसा नहीं सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, एक सीधी ढलान होती थी, आप उससे बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड जाते हैं till he reaches an architecturally old station that is completely different from the two familiar level। इसके बाद वो एक ऐसे स्टेशन पे जाता है जो पहले जो उसने 2 लेवल देख रखी थी उससे काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का वो लेवल होता है। तो उस जगह पे जाके वहाँ पर कौन पहुँच जाता है, चार्ली पहुँच जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस द एंटीक्वेटेड स्मॉल रूम विथ फ्यूअर टिकट्स काउंटर। अब वो जो जिस जगह पे वो गया है, एक तरीके से वो ऐसी जगह जहाँ पे टिकट काउंटर्स जो हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल पे उसने देखे थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे टिकट काउंटर्स थे। ये जो जगह है वहाँ पे टिकट काउंटर्स की संख्या बहुत कम है, ठीक है। एंड ट्रेन गेट्स जो थे वो भी बहुत अलग थे, अलग तरीके की ट्रेन्स वो देखता है जो उस समय में 1950s के आसपास नहीं चलती थी, ठीक है। अब वुडन इन्फॉर्मेशन बूथ, वो इन्फॉर्मेशन बूथ जो वुडन का बना हुआ होता था, जो काफ़ी पुराना टाइम में उसको यूज़ किया जाता था, तो वो वुडन बूथ वो देखता है। फ्लिकरिंग ओपन फ्लैम गैस लाइट, और ये देखता है कि लाइट्स जो हैं, ठीक है, फ्लैम गैस लाइट्स को इस्तेमाल किया जाता था उस समय पुराने टाइम में। एंड ब्रास स्पिटोन्स का मीन्स क्या होता है, उस समय के लोग जो हैं स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर टोबैको च्यूइंग का बहुत शौक होता है उनको, ठीक है। तो उनके क्या होता है, उनके थूकने के लिए एक तरीके से वहाँ पर उनको रखते थे, वो स्पिटोन्स होते थे उनके लिए। रिमाइंड्स हिम ऑफ द आर्किटेक्चर्स ऑफ 1800s, ये उस टाइम की बात है। इस तरीके के लोग उस समय होते थे, 1800 के आसपास ये लोग जो है वो होते थे। और फिर वहाँ पर वो और भी अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है, जो मैंने पूरा यहाँ पर इसको कवर करा है इसके अंदर, कि लोग जो है वो किस तरीके से दिख रहे थे, क्या पहन रखा था उन्होंने, वो सब अपन देखते हैं आगे। ही आल्सो फाइंड्स दैट पीपल आर ड्रेस्ड इन आउटमोडेड आउटफिट, मतलब आउटफिट, पुराने जो आउटफिट होते थे जो आउटडेटेड हैं आज की घड़ी में, उस तरीके के आउटफिट्स जो हैं वो लोगों ने पहन रखे थे। तो ये भी उसको काफ़ी अलग लगता है, ठीक है। ही नोटिसेस दैट, अब देखो फिर क्या होता है, वो कई सारे सीन देखता है। इस सीन को यहाँ पर ये पूरा अपना जो बुक है वहीं वहीं से मैंने पूरा इसको इसका इमेज जो है इसके अंदर ऐड करा है, तो उसको अपन देखेंगे। ही नोटिसेस दैट द डेट ऑफ द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, पहली बात तो उसने जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखा, तो उसने देखा था कि ये तो कई सालों पहले चलता था, आज तो इसकी प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग होती नहीं है, ठीक है। और ये जो उसके ऊपर उसने एक बच्चे से वो न्यूज़पेपर जब उठाया, तो उसने देखा यहाँ पर डेट जो है वो क्या थी, जून 11 1894, और जबकि वो 1950s में था आपने, तो उसको लगा काफ़ी कुछ अलग है। एज ही टेंडर्स मनी टू द क्लर्क एट द काउंटर टू बाय 2 टिकट्स, ही रियलाइजेस दैट ही नीड टू हैव ओल्ड करेंसी बिल्स टू डू सो। अब देखो वहाँ पे क्या होता है, उसने सोचा कि यार मैं तो टाइम ट्रेवल कर गया हूँ, मैं एक बहुत अलग दुनिया में आ गया हूँ, पास्ट में आ गया हूँ, तो फिर क्यों ना मैं गेल्सबर्ग जाऊँ, ठीक है। गेल्सबर्ग बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पर उसके जो पूर्वज जो थे वो रहते थे वहाँ पे, उसके दादाजी वगैरह, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो उसको विजिट कर लूँ। तो फिर वो क्या करता है, अपनी करेंसी निकाल के वहाँ पे काउंटर पे जाता है और गेल्सबर्ग की टिकट मांगता है। तो उस समय वो जो काउंटर पे जो मैन बैठा होता है वो कहता है कि नहीं, ये करेंसी जो है वो आज के टाइम में वैलिड नहीं है, ठीक है, ये तो कुछ और है, आप नकली करेंसी मुझे पकड़ा रहे हो। और थोड़ा सा मतलब अजीब तरीके से उसके एक्सप्रेशन बना के वो चार्ली को देखता है, तो उसको पता पड़ता है अच्छा ये तो ओल्ड टाइम है, मतलब यहाँ पे करेंसी जो है वो भी ओल्ड मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है उसकी। तो देखते हैं अब यहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें देखता है, सबसे पहले उसको अपन तो समझते हैं। देखना यहाँ पर देर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब एक छोटी सी लाइट उसको नज़र आती है दूर से, उसको ऐसा
एक तरीके से ये छोटी सी लाइट है यहाँ पे, ठीक है। ये लाइट जो है वो उसको नज़र आती है, तो वो इसको ये देखता है यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। उस समय क्या होता था, वॉच जो है वो लोग अपने वेस्ट पॉकेट के अंदर रखना पसंद करते थे, तो वो देख रहा था कि वो जो वॉच है उसको निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन। तभी क्या हुआ, उसने क्या, ये जो वॉच होती थी वो इस टाइप की होती थी, जैसे कि मानो यहाँ पर इसका एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो ये क्या हो जाता था, दोनों पैक हो जाते थे, ये इसके ऊपर आ जाता था, ठीक है। तो टाइम देखना होता था तो इसको खोलता था, तो वो जो मैन देखा उसने, वो जो अपनी वॉच को लेकर, वो जैसे इसको खोलता है तो तभी वापस फ्रॉन परेशान हो जाता है थोड़ा सा, और ऐसा मतलब एक्सप्रेशन बनाता है जैसे उसको कहीं जाना था और वो अब लेट हो गया है, ठीक है। ही वॉर अ डबी हेट। डबी हेट जो है वो एक बहुत लंबी सी हेट होती है इस तरीके की, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये हेट जो है वो उसने पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन शूट विथ टाइनी लेपल्स। इसके बाद क्या देखा था उसने, वहाँ पर कि एक उसने 4 बटन का सूट पहन रखा था, ठीक है। ये सूट इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसके बाद लेपल्स का मतलब होता है सूट का जो ओपन ये कुछ पोर्शन होता है उसको यहाँ पे बेंड किया जाता है, ठीक है। और बटन जो थे वो कितने थे उसके, 4 बटन थे, और यहाँ पर पूरा नीचे तक ये कोट आ जाता है, तो ये मतलब डॉबी के टाइम में इसको यूज़ करते थे। तो ये जो उस तरीके का सूट जो है वो उसने पहन रखा था, आप ये कह सकते हो। फिर क्या होता है, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेस। मस्टेस इसने, अब हैंडल बार वाली मस्टेस क्या होती है, आप जैसे कि ये देखना, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ख़राब है तो आप इसको समझना यहाँ पे, इस तरीके की ये मस्टेस होती है, यहाँ तक ये नीचे तक आती है, इस तरह हैंडल बार वाली मस्टेस जो है वो उसने बना रखी थी वहाँ पे, ठीक है। देन आई लुकड अराउंड, फिर देखना यहाँ पे उसने चारों तरफ और देखा, और तब क्या कंडीशन बनती है, देन आई लुकड अराउंड एंड सो दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890s समथिंग। उस समय 1890s के आसपास का मतलब उन सबका एक तरीके से कॉस्ट्यूम था। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टेसेस इन माई लाइफ। साइड बर्न्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैंने, अब इसने क्या कर रखा है, इसके यहाँ से ये जो मूछें आ रही है, ठीक है, वो यहाँ से पूरी आके ये इस तरीके से इसके साइड बन्स तक जाती है पूरा, ठीक है। तो ये इस तरीके की मस्टेस जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइड बन्स बोलते हैं। इतनी बड़ी उसने कभी बियर्ड्स में भी किसी को देखा नहीं था, तो ये अलग अलग चीज़ें उसके सामने होती है। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। ट्रेन गेट से वहाँ पे एक वुमेन जो है वो बाहर आती है। शी वॉर ए ड्रेस लाइक लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। उसने एक औरत को देखा, और वो औरत जो है वो किस तरीके की, यहाँ पर फिर से मुझे ड्राइंग बनानी पड़ेगी, काफ़ी टफ टास्क है ये मेरे लिए। अब क्या होता है, जैसे कि ये इसने, अब ये जो उनकी स्लीव्स होती थी ना, वो क्या होती थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लूज़ होती थी और फिर यहाँ नीचे जाके धीरे धीरे टाइट होती थी। तो इस तरीके की मटन स्लीव्स की उसने क्या कर पहन रखा था, ड्रेस पहन रखा था। फिर क्या कर रखा था इसने, जूते, स्कर्ट्स जो पहन रखा था वो यहाँ पर इसके जूतों तक आता था, जो मतलब काफ़ी लॉन्ग शूज़ होते थे, ठीक है, बटन वाले शूज़ होते थे। तो इस तरीके का उसने ये पूरा कपड़े जो है वो पहन रखे थे। बहुत ख़राब ड्राइंग बनी है, आप इसको ज़्यादा कंसिडर मत करना। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small courier and ives locomotive with a funnel-shaped stake, and then I knew। अब देखो यहाँ तक ही मैंने इसका क्लिपिंग जो है वो ऐड करी। अब क्या होता है, उसने जैसे उस लड़की के पीछे देखा तो एक ट्रेन थी, ठीक है। यहाँ पर एक यूएसए के अंदर यूज़ होता है एक कुरियर्स एंड आइव्स के ज़माने की, मतलब जैसे अपन इंडिया में कहते हैं कि कोई चीज़ बाबा आदम के ज़माने की बहुत पुरानी है, तो उसने ये कहा ये जो ट्रेन है वो तो काफ़ी पुरानी ट्रेन मुझे लग रही है, तो इस तरीके से। और लोकोमेटिव है, साथ ही में फनल शेप्ड स्टैक होते हैं, मतलब जैसे कि ये ना ये ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो इस तरीके से धुएं के लिए, मतलब इस तरह ये जो है यहाँ पर एक फनल के शेप के अंदर ये ट्रेन जो है वो आगे से इसका पोर्शन होता था, ठीक है। तो इस तरीके, और साथ ही में कोयले वाली ट्रेन थी वो लोकोमोटिव। तो ये उसको थोड़ा अजीब लगा कि यार वाकई में मैं किसी और जगह पे आ गया हूँ, ठीक है। अब फिर क्या होता है, वहाँ से फिर चार्ली निकलता है और जिस रास्ते से वो 3rd लेवल पे गया था उसी से वो बाहर आ जाता है, क्योंकि अब उसको ऐसा लगा कि मैं तो वापस टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो फिर मैं अपनी बीवी जो है लुइजा उसको भी लेकर आऊँगा, और मेरे जो करेंसी है उसको भी मैं चेंज करा दूंगा ओल्ड करेंसी के अंदर, क्योंकि वो जो उस टाइम उसके पास जो करेंसी थी वो चलती नहीं थी, ठीक है। He had always wanted to travel to Galsburg with his wife Louisa. In his mind, it's a wonderful town, still with big old frame houses,
ह्यूज लॉन्स एंड ट्रीमेंडस ट्रीज। उसको लगा यार कि मैं क्या करूँगा, अब गेल्सबर्ग में जाऊँगा, क्योंकि गेल्सबर्ग उसको बहुत अच्छा प्लेस लगता था जहाँ पर कुछ फ्रेम हाउसेज होते थे, लॉन्स जो हैं वो घरों के वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते थे, और ट्रीमेंडस ट्रीज जो है वो होते थे। तो उसने सोचा कि मैं गेल्सबर्ग जाऊँगा इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आके 1890s के आसपास। इट इज़ अ प्लेस विद लॉन्ग एंड प्लीजेंट स्मॉल समर इवनिंग्स एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम। उसने कहा बहुत अच्छी समर इवनिंग्स होती है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, लोगों के पास फुर्सत भी बहुत है, क्योंकि आज का इंसान जो है 1950s का वो काफ़ी बिजी नज़र आता है, लाइफ के अंदर इनसिक्योर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास फुर्सत भी रहेगी थोड़ी सी, और लोग खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाल पाए और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाए। ये चार्ली जो है वो सोचता है, क्योंकि गेल्सबर्ग अच्छा प्लेस लगता है उसको इन सब लिहाज से। So the next day during lunch, he exchanges $300 for old style bills amounting the sum 200 only। अब क्या होता है, वो अपनी 300 जो डॉलर थे 1950s के, इनको क्या करवा लेता है, वो एक्सचेंज करवा लेता है, और वो करेंसी के अंदर जो 1890s के अंदर चलती थी, ठीक है। तो अब इसको जो डॉलर्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 200 मिलते हैं, ठीक है। पर उसने कहा इनफ है, क्योंकि उस टाइम के अंदर इन्फ्लेशन कम था, महंगाई थोड़ी कम थी, तो उसके लिए 200 भी काफ़ी इनफ हो जाएंगे। ये सोच के वो क्या करता है, अपनी करेंसी को एक्सचेंज भी वहाँ पर करवा लेता है। फिर देखते हैं अपन, आ, अब ये जो लॉस होता हो रहा था उसको, क्योंकि वहाँ पर उसको $100 का लॉस था, डज नॉट बोदर हिम, वो परेशान नहीं होता उस लॉस से, मच एज ही बिलीव्स दैट इन गेल्सबर्ग एवरीथिंग विल बी चीपर एंड दैट ही कैन मैनेज इवन विद अ स्मॉल अमाउंट। वो सोचता है वहाँ पर बहुत सस्ता होगा जो भी मिलेगा, तो फिर वो छोटे से अमाउंट से भी मैनेज कर लेगा चीज़ों को। बट फिर वो क्या करता है, अपनी वाइफ के को बोलता है, और वाइफ जो है वो भी काफ़ी परेशान होती है इन चीज़ों को लेकर कि यार इनको क्या हो गया और क्यों अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं, क्योंकि सैम की जब उससे मुलाकात होती है तो सैम ये बात कहता है कि काफ़ी परेशान है रियलिटी से, इसलिए ये क्या है कि एक अलग वर्ल्ड के अंदर चले गए थे जो थर्ड लेवल है, ठीक है। तो उस समय लुइजा ये सोचती है कि यार ये कि मेरे से तो परेशान नहीं है, ठीक है। तो उसके मन में सवाल होता है, ये मतलब अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, इस तरीके की चीज़ तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है रियलिटी में कुछ भी। इसके बाद देखते हैं, फिर वो वापस वहाँ पे थर्ड लेवल की तरफ जाता है उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, बट ही कुड नेवर फाइंड द कॉरिडोर लीडिंग टू द थर्ड लेवल। लेकिन उसको वो कॉरिडोर कभी नहीं मिलता है जिससे वो थर्ड लेवल पर जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हिज वाइफ लुइजा इज वरीड आफ्टर नोइंग ऑल दिस एंड आस्क्स हिम नॉट टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी फर्दर। फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो थर्ड लेवल के लिए बहुत बुरे तरीके से परेशान होता है। उसकी वाइफ मना बोलती है कि आप एक काम करें कि आपको नहीं जाना थर्ड लेवल पे, आप इन सोच को पूरा अपने दिमाग से निकाल दें। सडनली चार्ली रियलाइजेज दैट हिज फ्रेंड सेम विनर इज नो वेयर टू बी फाउंड। अब उसने देखा यार कि कई दिनों से सेम जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ही एंड हिज वाइफ कीप लुकिंग फॉर हिम इन द वीकेंड्स। तो वीकेंड्स का टाइम जब उनके पास होता था तो सेम को ढूंढते थे, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के सेम कहाँ चला गया, किसी को भी सेम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सेम वॉज द वन विद होम चार्ली यूज टू शेयर हिज आइडियाज अबाउट गेल्सबर्ग। और सेम एकमात्र ऐसा इंसान था जिससे चार्ली गेल्सबर्ग के बारे में बातें करता था कि गेल्सबर्ग कितना अच्छा प्लेस है, वहाँ पे टाउन्स कितने अच्छे हैं, फ्रेम हाउसेस हैं, और लॉन्स होते थे घर के बाहर बड़े बड़े, और पूरे ट्रीमेंडस ट्रीज जो हैं वो भी नज़र आते थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो चार्ली सेम से किया करता था। तो वो ये उसको पता पड़ गया कि अकेला सेम ऐसा इंसान था जो इन सारी बातों के बारे में जानता था, जिनसे वो शेयर करता था, ठीक है। अब फिर क्या होता है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। फर्स्ट डे कवर ये होता है, वो लोग जो स्टाम्प कलेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई नया स्टाम्प इशू होता है तो वो क्या करते हैं, उसको ब्लॉक्स के अंदर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 का एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये स्टाम्प जो इन्होंने लिए, एक लेटर लिखते हैं, वो एनवलप के अंदर बिल्कुल ब्लैंक लेटर जो है वो उसको रखते हैं, ठीक है। और इस एनवलप के ऊपर वो क्या करते हैं, अपना खुद का एड्रेस जो है उसको लिख देते हैं। एड्रेस उनका खुद का होता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अब इन्होंने जैसे इस लेटर को पोस्ट करा, तो जो पोस्ट मास्टर होता था वो जिस दिन पोस्ट करा उसकी डेट डालता था, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर 2 डेट हो गई, एक तो स्टाम्प के इशू होने की डेट, और दूसरी वो डेट जिस दिन उनको वो लेटर लिखा गया था, ठीक है। तो वहाँ पर उन स्टाम्प के ऊपर वो डेट होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, खुद के एड्रेस के ऊपर लिखते थे, और कुछ दिन बाद वो जो पोस्ट में उनको जो लेटर डाला था वो वापस अपने घर पे आ जाता है। तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि मतलब जिस दिन इशू हुआ उसी दिन क्या करा है, उन्होंने उस स्टाम्प को खरीद लिया। तो ये उनके लिए एक तरीके से प्राइड की बात होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस टाइम लोग करते थे, ठीक है। अब देखो, फिलैटली इज नॉट जस्ट स्टाम्प कलेक्शन बट ए ब्रॉड टर्म इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ स्टाम्प्स, पोस्टल इंडस्ट्री,
पोस्टल हिस्ट्री एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। अब ये जो इसकी स्टडी है स्टाम्प के बारे में जो भी नॉलेज रखना है, इसको क्या बोलते हैं, फिलैटली बोलते हैं। और इसका मीन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टाम्प का कलेक्शन करें, इससे आपको स्टाम्प की हिस्ट्री पता पड़ती है, ठीक है, और साथ ही में पोस्टल हिस्ट्री के बारे में भी आप चीज़ों को जानते हैं। तो एक बड़ा टर्म्स है, वो लोग जो स्टाम्प कलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी अगर आप फर्स्ट डे कवर जो है उसको खरीद लेते हो। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड ऑन द फर्स्ट डे, पीपल मेल अ ब्लैंक पेपर टू themselves एंड देन रिटर्न दैट अनओपन लेटर विद द डेट ऑन द पोस्ट मार्क। पोस्ट मार्क के ऊपर डेट होती थी, फिर उसको वो हमेशा के लिए क्या करते थे, अपने स्टाम्प कलेक्शन के अंदर लगा देते थे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्राइड का मूवमेंट होता था, ठीक है। तो इतना अपन को यहाँ पर समझना है। इसके बाद क्या होता है, चार्ली हैज़ इनहेरिटेड द हॉबी एंड द कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो भी स्टाम्प कलेक्शन एक लंबे समय से कर रहे थे। तो फिर चार्ली को ये हॉबी जो है वो उसके ग्रैंडफादर से मिलती है, उसके ग्रैंडफादर के कलेक्शन को ही वो कंटिन्यू करता है आगे जाकर। तो एक लंबे समय के स्टाम्प जो है वो उनके पास वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तभी क्या होता है, उनको एक लेटर मिलता है जो सेम का होता है। वो क्या कर रहा था, अपने स्टाम्प कलेक्शन के जो भी सारे लेटर्स वगैरह थे उन सबको थोड़ा सा खोज रहा था, ठीक है। वन डे वाइल विजिटिंग विद इज स्टाम्प कलेक्शन, उसके अंदर ढूंढ रहा था, स्टाम्प कलेक्शन को देख रहा था, एक तरीके से रिवाइज कर रहा था वो। चार्ली कम्स अक्रॉस ए लेटर दैट वाज नॉट देयर अर्लियर, चार्ली को एक ऐसा लेटर मिलता है जो पहले कभी था ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर एक नया लेटर जो है वो उस स्टाम्प कलेक्शन के अंदर उसको नजर आता है। तभी क्या होता है, इट बियर्स द पोस्ट मार्क ऑन अ फेडेड 6 सेंट स्टाम्प। 6 सेंट का स्टाम्प था। सेंट क्या होता है, डॉलर जो होता है उसका जो जैसे कि अपने यहाँ पे रुपये का पैसा होता है, उसी तरीके से डॉलर का वहाँ पे क्या होता है, सेंट होता है। तो छोटा पार्ट जो होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट बोलते हैं। करेंसी कहे यहाँ पर ये। विद द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट गारफील्ड, प्रेसिडेंट गारफील्ड की उसके ऊपर एक पिक्चर होती है और 6 सेंट का स्टाम्प था उस लेटर के ऊपर। द एनवलप वॉज सेंट ऑन जुलाई 18, 1894। इस पर्टिकुलर डेट के दिन उस लेटर को लिखा गया था वहाँ पे, टू चार्लीज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग एंड इज एड्रेस टू चार्ली। और ये जो लेटर है चार्ली के ग्रैंडफादर को लिखा गया था, ठीक है, उनके एड्रेस के ऊपर गेल्सबर्ग के अंदर, एंड इज एड्रेस्ड टू चार्ली। और लेकिन उसके ऊपर जो एनवलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा गया था वो किसका था, चार्ली का एड्रेस था, जहाँ पर चार्ली रह रहा है। तो वो लेटर अल्टीमेटली कहाँ पे जाके पहुँचता है, चार्ली के पास आता है। इसके ऊपर डेट होती है ये, और इस समय में तो सेम हुआ भी नहीं करता था। तो जुलाई 18, 1894 के अंदर उसके ऊपर, क्योंकि पोस्ट मार्क के ऊपर डेट लगती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट के दिन ये लेटर पोस्टेड हुआ है। तो सेम आखिरकार इस टाइम में जाकर लेटर जो है वो कैसे पोस्ट कर रहा है। द लेटर रीड्स दैट सैम हैज़ रीच्ड गेल्सबर्ग एंड इज हैविंग अ वेल ऑफ टाइम। ही आल्सो इनवाइट्स चार्ली एंड लुइजा टू गेल्सबर्ग। अब देखता है वो क्या करता है, उस लेटर के अंदर सैम ने ये लिखा होता है कि मैं 3rd लेवल पर आ गया हूँ, बहुत अच्छी जगह पर है, साथ अच्छी जगह है ये, और साथ ही में मैं गेल्सबर्ग भी आ गया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी है। और तुम एक काम करो कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, लुइजा और दोनों, और यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करो। ये बात जो है वो कौन कहता है यहाँ पर, सैम जो है वो अपने लेटर के अंदर ये बात कहता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टार्टलिंग होता है यहाँ पर चार्ली के लिए सब कुछ। व्हेन चार्ली गोज टू द स्टाम्प एंड कोइन स्टोर, चार्ली वापस वहाँ पे जाता है कोइन स्टोर पर जाके, और ये पता करता है ही इज़ अप्राइज्ड ऑफ सैम्स एक्सचेंजिंग $800 फॉर द ओल्ड करेंसी बिल्स। तो उसने जाके देखा कि सैम ने क्या करा था कुछ टाइम पहले, वो भी एक ओल्ड करेंसी स्टोर पे गया था, और वहाँ पर जाके उसने क्या करा था, उसके पास जो $800 थे उसको एक्सचेंज करवा लिया था उसने ओल्ड करेंसी के अंदर। तो ये बात उसको पता पड़ती है। मतलब चार्ली अब ये सोचता है कि चार्ली के सैम के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन अगली बार जब वहाँ पे सेम जब गया तो उसको 3rd लेवल मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। सो सेम उनको ये कहता है कि तुमको अपनी जो सर्चिंग है 3rd लेवल की उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। हिज बिजनेस ऑफ हे फीड एंड ग्रेन इन गेल्सबर्ग, और वहाँ पे जाने के बाद उसने हे फीड का और ग्रेन का बिजनेस जो है वो भी शुरू कर दिया है, ठीक है। द लेटर वॉज रिटन बाय सैम विनर हु वॉज चार्लीज साइकेट्रिस्ट। तो यहाँ पर क्या है, वो लेटर जो है वो किसने लिखा है, चार्ली का फ्रेंड है सैम विनर, उसने लिखा है, जो क्या था, एक साइकेट्रिस्ट था। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट करा है, इसका मीनिंग बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि आखिरकार, क्योंकि सेम जो है वो क्या था, वो तो एक साइकेट्रिस्ट था, उसने एक तरीके से ये जो हे फीड और ग्रेन का बिजनेस है वो क्यों शुरू करा। तो उसमें लास्ट में एक बात लिखी हुई होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। सेम ने वहाँ पर बाद में लास्ट में ये बात लिख रखी थी कि यहाँ पर जिस वर्ल्ड के अंदर मैं अभी हूँ गेल्सबर्ग के अंदर,
वहाँ पर किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसके लिए मुझे ये बिज़नेस शुरू करना पड़ा। तो इसका इनलाइंग मीनिंग जो है वो ये है कि उस टाइम पे लोग इतने परेशान नहीं थे, मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं थे कि उनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की नौबत आए। ये तो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, जहाँ पर लोग इतने परेशान हैं कि उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना भी पड़ता है। लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर एक बर्डन फ़ील करते हैं, अपनी लाइफ़ के अंदर खुश नहीं हैं। उनके एक तरह एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है लाइफ़ से, एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लोग काफ़ी खुश हैं, सैटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से। तो इसलिए यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट का बिज़नेस जो है वो तो काम करने वाला है नहीं। दैट्स व्हाई आई हैड टू स्टार्ट द बिज़नेस ऑफ हे फीड एंड ग्रेन्स इन गेल्सबर्ग। तो ये बात जो है वो यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर है पूरा अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। बिल्कुल थ्रिलिंग चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर है, मान के चले आप ये बात। आप जब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये था अपना वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अपन इसकी ग्लोसरी को कवर करेंगे, साथ ही में चैप्टर की समरी जो है उसको भी अपन कवर कर लेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है चैप्टर के बारे में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डाउट की एक्सपेक्टेशन मुझे है कि शायद आपके मन में कुछ डाउट्स क्रिएट हुए होंगे, और ये क्वेश्चन भी होगा अक्सर वाकई में कोई थर्ड लेवल था या नहीं था, ठीक है। तो उसका भी जवाब जो है, मैं अगर मेरे स्तर के ऊपर पर्सनली अगर आपको कहूँ तो हो सकता है थर्ड लेवल वहाँ पर है, क्योंकि अगर आप रियलिटी में देखो तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जिससे अपन को थर्ड लेवल के एग्जिस्ट होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये फिक्शन है, ठीक है, जो काल्पनिक बात है यहाँ पर, तो काल्पनिकता में यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो अपन को नज़र आ सकती है। तो ये बात है, यहाँ पर पूरा चैप्टर इसी के साथ अपना खत्म होता है। होप्स हो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे, जहाँ पर इसकी समरी और इसके इंपॉर्टेंट वॉकेब जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।